टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हमारी पढ़ाई चल रही है और पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आज हम लोग उस टॉपिक को एंड करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। कहता है कि क्वेश्चन है एक ये प्लेन सरफेस हो गया, कहा के नीचे ये वाटर है, नीचे वाटर है और इससे सरफेस से डी नीचे, गहरा नीचे, डी नीचे यहां पर एक बल्ब है, डी गहराई पे एक बल्ब है। तो क्या होगा कि जो लाइट सीधे जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, कोई दूसरे एंगल पे जाएगा, मान लीजिए इस एंगल पे जाता है जो कि आईसी से कम हो अगर, तो ये भी निकल जाएगा नहीं। लेकिन जो रे ठीक आईसी पे पहुंचेगी वो तो ऐसा ग्रेज करेगी, और जो रे इससे भी ज्यादा जाएगी वो क्या होगी, वो तो लौट आएगी। तो ये जो ये आईसी वाला ये एंगल आईसी है, तो अब ये सिंस ये प्लेन है और सिर्फ एक ही दिशा में रे नहीं, यहां से सभी दिशाओं में ऐसा रे निकलेगी, तो इधर भी तो एक ऐसा केस होगा जब ये एंगल आईसी होगा और ये ग्रेज करेगी, ऐसा सही बात है। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट सोर्स से एक कोनिक कोन बनेगा आईसी एंगल का, सेमी एंगल का, जिसे जाने वाला सब रे बाहर निकलेगा, इससे बाहर जो रे जाएगा वो सब लौट आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि find the area over water surface through which light will emerge या escape, वर्ड कहीं क्वेश्चन में लिखता है ऐसा, लाइट विल escape, सरफेस पे कितना एरिया में से लाइट बाहर निकल, हमेशा के लिए निकल के चले जाएगा और कितना लौट आएगा, ऐसा होगा। तो बताना है, ये गहराई डी है, इसका म्यू लेना है, ऊपर एयर है। आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। पॉज करके क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप आंसर निकालिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं सभी फ्रेंड्स आंसर निकाल के ही हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आईसी है वाला, तो ये भी क्या होगा, आईसी ही होगा, ये एंगल आईसी होगा, ठीक है। अभी आईसी होगा तो ये रेडियस कितना हुआ, आर हुआ, ये दूरी आर हुई, तो हमारे समझ से एक आर रेडियस का जो एक कोनिकल ऐसा वॉल्यूम होगा या सरफेस पे एरिया होगी ये वाला, इसी से होके लाइट से बाहर जा सकती है, इससे कम वाले सब लोग नीचे लौट आएंगे। इसलिए अल्टीमेटली हमको इस बेस का एरिया बताना है, कुल मिलाकर हमको आर निकालना है। अब ये एंगल आईसी है, ये गहराई डी है, हमको आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा डी tan IC, आर इक्वल टू डी tan IC, सही बात। और हम जानते हैं साइन IC इक्वल टू 1/म्यू होता है रियर अपॉन डेंसर, यहां से tan IC की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया जाए, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 1 हुआ तो ये म्यू हुआ, तो ये हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसलिए रेडियस कितना हो गया, डी tan IC, डी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर tan IC, इसलिए एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया से होकर लाइट एस्केप करेगा और बाकी लौट आएगा वापस। मतलब अगर ये P वॉट का बल्ब होगा, यानी उसमें से P
p जूल पर सेकेंड एनर्जी इसमें से निकल रहा होगा, तो सारा लाइट बाहर नहीं जाएगा, कुछ ही लाइट वो एस्केप करेगा, मेजर लाइट लौट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे करते। इस तरीके से हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पढ़ाई फिनिश करते हैं। आप इस पे असाइनमेंट कीजिए और फिर असाइनमेंट करने से आप कई चीजें और चीजें प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, उसमें और भी बात है जो पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन हम लोग याद क्या है, हम लोगों ने कह रखा है कि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो दो हिस्सा पढ़ना होगा, एक तो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन और दूसरा होगा कर्व सरफेस पे। अभी हम लोग पढ़ाई प्लेन सरफेस वाले ही चल रही है, जिसमें मेजर तरह हम लोगों ने फ्लैट सरफेसेस पे किया, जहाँ पे डी बाय म्यू सीखा, वेलोसिटी भी सीखा, कुछ उस तरह क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इस पे फ्लैट सरफेस पे एक क्वेश्चन आपको हम बताना चाहते हैं। एक मोशन हो रहा हो, चल रहा हो, वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कम किए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज चल रहा था, एक क्वेश्चन जस्ट कराया था आपको, तो उस पर एक और क्वेश्चन आपके लिए हम कर दें, जहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा उससे स्पेशल क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, समझना है। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली कहा कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से इसको यहाँ देख रहा है, ठीक है, और ये पानी का तल हो गया, और इसमें ये फिश हो गई, और वो उसको नॉर्मली इसको देख रहा है। ठीक है, तो ये फिश चल रही, तो आंख बताओ, ये तो आप जानते हो, ये अपन ये क्वेश्चन कराते हैं। जैसे पानी का तल भी चल रहा, नीचे आ, जैसे कैसे हो सकता है ना, कोई कंटेनर हो ऐसा, इसमें से ऐसा ये पानी लीक कर रहा है यहाँ से, तो ये तल घटेगा ना ऊपर वाला। तो इस तरीके से पानी इसका तल घट रही है, आपको दे दिया गया, ये तल नीचे आ रहा है, और ये जो तल, इसकी वेलोसिटी दी गई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पानी का तल 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे घट रहा है, और जो फिश है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। ये ऊपर जा रही है ग्राउंड से देखने से 2 मीटर पर सेकेंड जा रही है, ग्राउंड देखने से तल 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ फिश एज ऑब्जर्व बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ image of fish as observed from above। ऊपर से देखने से वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, फिश की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी बताना है। म्यू आपको दे दिया गया है वाटर का 4/3। चलिए, तो इसको यहाँ पे पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई आंसर निकालिए, तभी मेरे साथ आंसर मैच करेगी। सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त एक क्वेश्चन कर लिए होंगे, और फिर मेरे साथ उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कोई फॉर्मूला, ये भी चल रहा, फॉर्मूला तो नहीं आ रहा आपको, तो आपको मैं दिन बताए थे और फिर बता रहे क्या, ऑप्टिक्स में अगर ऐसा कोई सिचुएशन फंस जाइए जहां पर वेलोसिटी का आपको इमेज का फॉर्मूला नहीं पता, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की दूरी मानना है, ये बताया था आपको। ऑब्जेक्ट की दूरी मानिए जनरल, फिर उसकी इमेज की दूरी निकालिए, और इमेज के डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कीजिए। पोजीशन निकल गया, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
चाहे कोई क्वेश्चन, चाहे कोई फॉर्मूला भूल गया हो, आप ऐसे मिरर, प्लेन मिरर, कर्व मिरर, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, लेंस, जितना क्वेश्चन, ये काम आप हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो माना जाए अब माना किसका किसका वेलोसिटी जाए, तो जो जो चीजों का पोजीशन बदल रहा है, सबका पोजीशन, जो जो चीजों का पोजीशन बदल रहा है उसमें वेलोसिटी तो है, इसलिए उन सबका पोजीशन मानना होगा। और कहां से मानना चाहिए, तो ओरिजिन से टाइप का, जो रेस्ट पे हो, जो खुद ही ना चल रहा हो। जैसे जो लोग ऐसे किए होंगे कि एक तो ये मानना ही पड़ेगा, ये तो मान लेते चलिए ये हो गया x हो गया, पानी का तल का x हो गया। और अब कोई अगर यहां से मछली का मानता है तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत कर लेगा, बिकॉज अब यहां से मछली मानेंगे और ये खुद ही चल रहा है, तो ये वेलोसिटी नहीं निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी टाइप का चीज आ जाएगा। जो चल रहा है उसके रिस्पेक्ट माने तो उसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी आ जाएगा, तो उसमें और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फिर ये नहीं करना कि हम फिर रिलेटिव निकाल के कर लेंगे सर। समस्या बना के समाधान करना स्टूडेंट का काम नहीं, समस्या बनाना टीचर्स और पेपर वालों का काम है। आपको सिर्फ समाधान सोचना है, और समाधान अपनी सुविधा से सोचना है। अपने को फंसा के प्रॉब्लम सॉल्व करना ये कोई बुद्धिमानों काम नहीं। जो जितना स्मूथ हो, सिंपल सोचेंगे, उतने बेहतरीन आपकी पढ़ाई होगी। जैसे जब पोजीशन मानना ही है तो हमेशा किसी ऐसे जगह से माने जो खुद रेस्ट पे हो, ताकि वो रेस्ट पे होगा तो ग्राउंड सीधा वेलोसिटी निकल आएगा। जैसे यहाँ पे आंख रेस्ट पे है तो आंख से ही मानना चाहिए, यहां मानना गलत हो जाएगा। इसलिए मछली का दूरी भी क्या मानिए, आंख से मानिए, आंख से मानिए, समझ रहे बात, ऐसा करना चाहिए। अब जो जो चीजें चल रही हैं उनका हमने पोजीशन माना। पोजीशन कहां से माना, जो खुद क्या हो, रेस्ट हो, ओरिजिन से मानते हैं ना आप खुद पोजीशन हम लोग। अब जब पोजीशन मान लिए तो इनकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालेंगे, इमेज का पोजीशन निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो इमेज की डिस्टेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इमेज की डिस्टेंस हो गया, कहा यहां से निकाला जाए तो एक हम लोग जानते हैं इतना अपन ये जोड़ देंगे हम लोग, तो ये d बाई म्यू करने जा रहे हैं हम लोग। या चलने वाला भी कर सकते हैं कि ये दूरी कितना है। अब ये x और ये y है, तो ये कितना हुआ y माइनस एक्स, तो हो गया y माइनस एक्स बाई म्यू। ये चले इसमें y माइनस एक्स बाई म्यू बाई 1, चाहे d बाई म्यू कहां से आए कहां गए, ठीक है, यहां आ गए। अब प्लस एक्स, आंख से दूरी प्लस एक्स, ये हुआ इमेज का दूरी। बस क्वेश्चन खत्म, डी आई बाई डी टी बताना है। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं, एक गलती आप ये और आप करेंगे, वो है कैलकुलस की गलती। क्या गलती, कैलकुलस आपके ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साइन कन्वेंशन को नहीं फॉलो करता। तीन तरीके के साइन कन्वेंशन है, एक तो एक्स वाई वाले, इधर प्लस एक्स माइनस एक्स ये वाले। दूसरा ऑप्टिक्स का अपना खुद है कि जिधर इंसिडेंट रे जाएगा उधर ही प्लस होगा, आपके वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा कैलकुलस की जरूरत एक नया साइन कन्वेंशन होगा। वो क्या होगा, कैलकुलस एक्चुअली रेट बताता है बालक, घट रहा है बढ़ रहा है। तो अगर आप dx बाई dt करते हो तो dx बाई dt पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, इस बात पे डिपेंड करता है कि समय के साथ x घट रहा है कि बढ़ रहा है। सो dx बाई dt में dx बाई dt को पॉजिटिव तब लेंगे जब x क्या हो, बढ़ रहा हो, नहीं, और घट रहा तो माइनस लोगे। तो उसको ऑप्टिक्स से और आपके कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं। आप निगेटिव x में जा रहे हैं लेकिन x बढ़ रहा है अगर, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो गई, dx बाई dt को पॉजिटिव लिखेंगे आप। सो इसीलिए ऐसा करेंगे, इसलिए जरा पहले एक्स वाई को अलग कर लिया जाए। सो यहाँ क्या करेंगे, वाई बाई म्यू अलग कर लेते हैं और एक्स वाले को अलग कर लेते हैं। तो एक्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, वाई बाई एक्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब यहाँ से हमको डी आई बाई डी टी बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो जाएगा 1 अपॉन म्यू डी वाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे, प्लस dx by dt into 1 minus 1 by mu। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने अगर इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बात इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो ये चीज सिखाने के लिए,
जो अभी आपके लिए हम बोलने जा रहे हैं वही चीज इंपॉर्टेंट। क्या dy बाई टी dx बाई टी को साइन के साथ यूज करना होगा रेट के हिसाब से। अगर y बढ़ रहा है तो dy बाई टी को पॉजिटिव लिखेंगे, y घट रहा है तो dy बाई टी को नेगेटिव लिखेंगे। जैसे चलिए y क्या है, मछली की दूरी है, देख रहे हैं मछली ऊपर जा रही है, इसलिए dy बाई टी y घट रहा है, इसलिए dy बाई टी को माइनस लिखेंगे वहां पर। इसे लिखने जा रहे हैं, ये 1 बाई म्यू हो गया 3/4, म्यू है 4/3, 3/4 इंटू डी बाई टू क्या लिखेंगे -2, -2 देख रहे हैं ऊपर जा रहा है फिर माइनस लिख रहे हैं हम, तो ऊपर जाना प्लस ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, कार्टेशियन साइन हो गया एक्स वाई का। नो वी आर डीलिंग विथ कैलकुलस, कैलकुलस हैज इट्स ओन वे टू राइट द साइन। if a function is increasing its differentiation, its change is positive, it is decreasing, change is negative, plus। अच्छा मैं बोलूं बालक क्यों dy बाई टी निगेटिव हो गया, क्यों हो गया, एक और मैथ्स नहीं तो फिजिक्स हो गया, मैथ। देखो dy क्या होता है, चेंज इन y। तो अभी y इतना था, मछली जब यहां चली जाएगी तो y इतना हो जाएगा, तो इनिशियल ये y है, फाइनल ये y, तो dy मतलब फाइनल माइनस फाइनल y माइनस इनिशियल y, नेगेटिव आएगा ना, इसलिए। अब dx बाई टी क्या लिखोगे, तो देखो a जा रहा है नीचे, इसलिए x बढ़ रहा है इसलिए dx बाई टी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहां लेंगे +1, 1 माइनस 3/4। So finally we have this is -3/2 plus 1/4, -3/2 plus 1/4 हो गया। सो फाइनल इतना हो गया, फाइनल से कितना हो गया बालक, ये 2 करूं तो -6 -5/4, -5/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, मतलब ये माइनस का मतलब बताओ, -5/4 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, समझ के बताइए। समझ गए सब लोग, क्या हुआ बताओ। सो कहो कि डी बाई डी टी नेगेटिव आ गया। अच्छा आई किधर होगा, ऑब्जेक्ट साइड, अब इमेज इधर ही होगा, तो इमेज मान लो कहीं यहां बना है, यहां पर इमेज बना है अगर, तो कह रहा है डी बाई डी टी नेगेटिव है, मतलब आई की दूरी घट रही है। अब आई की दूरी घट रही मतलब मछली किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, यही गड़बड़ करे, बिकॉज ऑप्शन में आईटी में चारों ऑप्शन में से बात बोल के लिखेगा, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा। इसलिए हम ध्यान समझेंगे, डी एबिलिटी नेगेटिव होने का मतलब जो इमेज की दूरी है वो घट रही है, इमेज की दूरी घटने मतलब ये ऊपर जा रहा है, नहीं ऊपर जाने, तो इसलिए हम लोग इन माइनस मतलब माइनस का सेंस यहां लग हो गया। सो फाइनल आंसर क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 5/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, ये 5/4 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। तो ये साइन कन्वेंशन इसीलिए इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, एक ही क्वेश्चन से आप बात समझ गए, जो समझदार बच्चे हैं, जो चीजों को सिंसियरिटी से पढ़े बात समझ गए, ठीक सर समझ गए कैसे हमको डिस्टेंस लेना है, और कैलकुलस में ऑप्टिक्स वाला बात नहीं सोचना है, रेट के बारे में सोचना, कोई चीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। ओके तो ये हुआ, हमने आपको प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन का सारा तरीका क्वेश्चन करा दिया, हर तरीके क्वेश्चन आप प्लेन सरफेस कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में एक और पढ़ाई है प्लेन सरफेस की, इसको बोलते हैं, नाम सब लोग जानते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म नाम सुना है, तो प्रिज्म की पढ़ाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिज्म क्या करता है, कैसा करता है। तो नया टॉपिक प्रिज्म। देखो
प्रिज्म किसके कहते हैं? जैसे प्रिज्म कहते हैं कि लाइट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रिज्म हम तब कहते हैं कि जिस सरफेस पर लाइट गिरे और जिस सरफेस से निकले वो दोनों ही क्या हो, फ्लैट सरफेस, दोनों को फ्लैट सरफेस है, तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट, इफ द इंसिडेंस लिखिए, इंसिडेंस, इफ द इंसिडेंस एंड इमर्जेंस प्लेन्स, surfaces, if the incident and emergence surfaces of an optical system, incidence and emergence surfaces of an optical system, of an optical system are flat, then such an optical system, then such an optical system is known as a prism, is known as a prism, known as a prism. And the angle between these two surfaces, angle between these two surfaces is called, angle between these two surfaces is called prism angle, is called prism angle or refracting angle, prism angle or refracting angle of prism, prism angle or refracting angle of prism. ठीक है, जैसे ये एक डायग्राम बनाया गया, जिस पे लाइट गिरे और जिससे निकले वो दोनों ही सरफेसेस फ्लैट हों, तो वैसे ऑप्टिकल सिस्टम को हम प्रिज्म कहते हैं। जैसे ये हुआ, इसी में बालक अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, जैसे ये हुआ, हाँ, जैसे ये हुआ, और एक और डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हुआ। अब बताना है कि इसमें कौन प्रिज्म है और कौन प्रिज्म नहीं है। ये 5 डायग्राम हमने बनाया है, तो बताना इसमें कौन प्रिज्म है कौन प्रिज्म नहीं है। ये क्या है? तो ये हमेशा प्रिज्म ही होगा, बिकॉज कहीं से भी लाइट आएगा और जाएगा तो दोनों सरफेस हमेशा फ्लैट होंगे, इसलिए ये प्रिज्म ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लाइट अगर इसमें से आती है, इसमें से चली जाए, इधर से निकल गई अगर, तब तो ये प्रिज्म हुआ। लेकिन लाइट ऐसे आई और इस कर्व से निकल गई, तब प्रिज्म नहीं हुआ। तो वैसे को हम लेंस कहते हैं। लेंस नाम तो सुना ही है। लेंस में क्या हो गया कि किसी ऑप्टिकल सिस्टम को हम लेंस कहेंगे अगर उसमें से आइदर वन और बोथ surfaces are curved. If both surfaces are flat, it is a prism. Either one or both surfaces are curved, then that system is known as a lens. So this system can behave as a prism as well as a lens, and it will depend कि किधर से लाइट पे डिपेंड करेगा। सो हम कहेंगे कि इस रे के लिए ये प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहा है और इस रे के लिए ये लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक बात। इसमें आई, इसमें लाइट आएगी और जाएगी तो कर्व से ही निकलेगी, इसलिए हमेशा ही क्या है? लेंस है। ये हमेशा ही क्या है? प्रिज्म है। ये भी हमेशा ही क्या है? प्रिज्म है। ये दोनों हो सकता है। अब कहा कि जिस सरफेस पर लाइट गिरा और जिससे निकला, उन दोनों सरफेसेस के बीच के एंगल को हम बोलेंगे
प्रिज्म एंगल। जैसे यहाँ में लाइट यहाँ से जाके यहाँ निकला तो ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा, इसके लिए प्रिज्म एंगल, ये तो प्रिज्म ही नहीं है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, लाइट ऐसे आए ऐसे निकल जाए तो ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन अगर लाइट ऐसे आके ऐसे जाके इधर से निकल गई अगर, तब इसके लिए एंगल कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों सरफेस हमने फ्लैट बनाए थे, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, 0 डिग्री का प्रिज्म हो। इसमें से लाइट ऐसे आई और इधर से निकल गई, तो चारों में से कोई प्रिज्म एंगल नहीं हुआ बालक, अभी तुमको एक्सटेंड करना होगा और फिर ये जाके क्या होगा प्रिज्म एंगल होगा। तो हो सकता है चारों में से कोई प्रिज्म एंगल ना हो, इसलिए किसी प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है उससे प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लाइट कहाँ आई है और कहाँ जा रही, तब जाके वो प्रिज्म एंगल डिफाइन होगा। आई थिंक समझ गए सब लोग लेंस प्रिज्म का फर्क। तो दोनों सरफेस फ्लैट है तो लेंस, और अगर एक भी उसमें का कर्व हो गया तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंस अलग से पढ़ेंगे हम लोग कर्व वाला, आज हम लोग सिर्फ प्रिज्म पढ़ेंगे। अच्छा, तो पहला बात आता है कि प्रिज्म हम किस लिए यूज करते हैं, यूज क्या है, प्रिज्म का क्या यूज है, प्रिज्म हम किस लिए यूज करते हैं। तो पहला होता है डेविएशन करना है, तो लाइट को घुमाना है तो आप प्रिज्म यूज कर सकते हैं। फिर तो आप कहोगे कि सर घुमाने के लिए तो मिरर भी यूज कर सकते थे, मिरर में भी डेविएशन होता था 180 - 2i, सही बात है, लेकिन ये भी था कि मिरर से लाइट जब घूम के लौटती है तो उसमें ना एक फेज वर्ड नाम आया था, फेज का डिफरेंस हो जाता है। अब फेज जब आप वेव पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। ये डेविएशन कर लाइट घुमा सकता है बिना कुछ लाइट में परिवर्तन किए हुए, लाइट में कोई चेंज नहीं होता। लाइट को डेविएशन के लिए ये हम लोग टॉपिक है पढ़ेंगे, नाम लिख रहे हैं। डेविएशन का दूसरा होता है डिस्पर्सन के लिए, डिस्पर्सन पढ़ना है हम लोग को। डिस्पर्सन एक घटना है जहां पर लाइट, व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है। जानते हैं सब लोग, व्हाइट लाइट अगर कंस्टिट्यूएंट कलर्स 7 कलर्स हम लोग करते वो विवग्योर, लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाने की घटना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा भी यूज है इसका, कहीं कहीं एक पोलराइड की तरह भी काम करता है। ये पोलराइजेशन एक होता है, वहां भी काम करता है, जो ये पूरा चैप्टर है पोलराइजेशन। और ये डेविएशन डिस्पर्सन ही तो पढ़ने जा रहे हैं, पोलराइजेशन यहाँ नहीं होगा। वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर है जहां पर लाइट वेव की तरह सच में व्यवहार करेगी, तो पोलराइड्स और पोलराइजेशन वहां पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग ये दो यूज पढ़ने जा रहे हैं, डेविएशन और डिस्पर्सन। इसलिए पहला टॉपिक लिखने जा रहे हैं हम डेविएशन, डेविएशन बाय ए प्रिज्म, डेविएशन बाय ए प्रिज्म, ये पढ़ने जा रहे हैं। जो डायग्राम हम बना रहे हैं हमारे साथ साथ बनाइएगा, एक एक, बिकॉज बीच में कंफ्यूजन हो जाए, बड़ा सा डायग्राम साथ साथ बनाइएगा। पहले आप लोग एक थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा सा प्रिज्म बनाइए, कॉपी का ठीक सेंटर। देखिए हमने अब बोर्ड के सेंटर बनाया ताकि इधर से कुछ बनाना संभव हो पाए। बना लिया होगा आपने। हम लोग ये प्रिज्म एंगल ले रहे हैं, इसका मतलब इस सरफेस पर लाइट गिरेगी, इधर से निकालेंगे। चलिए, तो ये हमने इसको नॉर्मल खींचा, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, साथ साथ बनाइए। फिर ये रे अंदर जाती है और यहाँ का फिर से हम लोग नॉर्मल खींच रहे, और ये फाइनली ऐसे चली जाती है। ये एक इंसिडेंट रे गई, प्रिज्म एंगल ये हो गया। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई चीज चल रहा है तो अपने रास्ते से कितना फाइनली घूम गया। तो पहले तो ऐसे सीधे जा रहा था, तो कहिए तो ये इसका रास्ता जो है कौन है, ये है ऐसा, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है नहीं। अब फाइनली गया वो इधर, तो डिवीजन ये होने वाला है। अगर हम इसको थोड़ा पीछे साथ साथ बनाइएगा डायग्राम, देखिएगा बात मिक्स हो जाएगा आगे चल, जो बनाए साथ साथ बनाइए।
I think this angle is the required deviation delta. यही डेल्टा हमको निकालना है। साथ बना रहे ना? चलिए, ये हुआ I1, ये हुआ I1, तो बालक ये हुआ R1, ये हुआ R1, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल मेरे हिसाब से हुआ I1 माइनस R1। साथ साथ चलिएगा, हर चीज बनाइएगा। सही लगा? ये लाइन बालक I1 की है, ये R1 है, तो रेस्ट ये हो जाएगा। इसी तरीके से बालक इसको I2 मानो, I2 कहो उसको, और इसका नाम रखो R2। साथ साथ जो बनाए साथ साथ बनाना, रुकना मत बीच में, कुछ चेंज नहीं कर, घबराना मत, उसको सीधा कर बस। बना लिए? इसलिए फिर से ये एंगल बोला जाए तो ये पूरा एंगल है I2, ये R2, तो ये हो गया I2 माइनस R2। दिख नहीं रहा होगा, ये एंगल दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, बट बोला जा रहा, सुनाई दे रहा होगा ना? सो ये I1 माइनस R1 है, ये I2 माइनस R2 है। चलो बताओ तो, सो बोलो तो इस डायग्राम के हिसाब से डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन तो बाहर का एंगल सामने वाले दोनों का एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। और जरा इसको सजा लिया जाए, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ऐसा हो गया, ये डेविएशन हो गया। एक यहां तक समझ आया? अब आगे थोड़ा और बातें कर लेते हैं। बालक ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये सब लोग क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, दिख रहा है सबको? ये क्वाड्रिलेटरल, हाँ, क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। सही बात, तो बताओ जरा। देखो तो क्वाड्रिलेटरल बालक ये 90 है, ये 90 है, तो कितना हो गया? 180 हो गया। तो इन दोनों का सम तो 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो ये है A, इसलिए ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस A। जो बोले उसको रिवाइंड करके सुनिए अगर दिक्कत हो रहा हो तो, है ना? तो आगे बढ़ाया जाए, ये A है, ये 90 90 180 हो गया, तो 180 माइनस A हो गया। अब बालक इस ट्रायंगल में आओ, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये R1 है, ये R2 है, ये पाई माइनस A है, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 होता है। ये 180 माइनस A है, यानी इन दोनों का सम कितना होगा? A होगा? नहीं होगा? होगा, कैसे बताओ? इन तीनों का सम, इसका सम होता है पाई। अरे भाई R1 प्लस R2 प्लस पाई माइनस A इज पाई, so I want to say कि R1 plus R2 is A, R1 plus R2 is A, so R1 plus R2 एक, इसलिए याद रखो आज से किसी प्रिज्म में R1 plus R2 हमेशा किसके बराबर होता है? प्रिज्म एंगल। इसलिए डेविएशन का फॉर्मूला हो गया बालक I1 प्लस I2 माइनस A। ये हम लोगों ने डेविएशन का फॉर्मूला निकाला। फर्स्ट, डेविएशन बाय प्रिज्म इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। I1 ये है, I2 ये है, और A। ठीक, अब देखो मैं कहूं कि प्रिज्म आपको गिवन है, प्रिज्म अगर होगा तो क्या गिवन होगा? भाई मिरर गिवन होगा, कर्व तो क्या गिवन होगा?
तो उसका टाइप कॉन्वेक्स कॉनकेव, और रेडियस चाहे फोकल लेंथ को एक चीज दे देगा। वैसे ही आपको कहीं पर प्रिज्म की जानकारी किसी क्वेश्चन में दी गई है तो वो क्या क्या देगा, तो वो देता है आपको म्यू एंड ए, मतलब उस जिस मटेरियल का बना है वो उसका म्यू देगा और प्रिज्म एंगल ए दे देगा, ये गिवन रहेगा। तो बालक अगर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो कोई क्वेश्चन दिया आपको, भाई म्यू 3/2 है, ए जो है 30 डिग्री है, ए 30 डिग्री है और म्यू 3/2 है, हमने 60 डिग्री पर यहाँ लाइट गिराया है, तो अब डेविएशन बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। तो बोलो हम लोग कैसे करेंगे बालक, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको चाहे I1 I2 A, तो ए हमने दिया 30 डिग्री, I1 दिया 60 डिग्री दिया, I1 60 डिग्री दिया, I1 60 दिया है तो I2 आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ कैसे I2 निकालोगे? I1 दिया 60, म्यू दिया है तो स्नेल्स लॉ की सहायता से आप R1 निकाल लोगे। R1 निकल गया तो, और ये ए दिया 30, तो R1 निकल गया तो R2 भी निकल गया, क्योंकि R1 R2 का सम कितना होता है? ए होता है। तो R2 आ गया, R2 आ गया तो स्नेल्स लॉ लगा के आप I2 निकाल लोगे, तो I2 भी निकल गया। तो I1 ए दिए थे, I2 निकाल के आप डेविएशन निकाल लोगे। ठीक है, इसका मतलब कि जो डेविएशन होगा वो ये दोनों नहीं दिया जाएगा, सिर्फ I1 दिया जाएगा। ये तो कांस्टेंट चीज है, सो वी कैन से दैट डेविएशन इज ए फंक्शन ऑफ I1, I2 नहीं। I2 निकाला जाएगा, I1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, I2 डिपेंडेंट वेरिएबल। I2 का वैल्यू I1 पर डिपेंड करता है। I1 I2 कोई नहीं दे देगा, ये नहीं कोई कहेगा कि 30 डिग्री पर गिरा और 60 डिग्री पर निकला और ए इतना है, तो डाटा ही गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचो, ऐसा I1 बदलेंगे तो डेविएशन बदलेगा। अब इस पे हम लोग ये डेविएशन निकालने के क्वेश्चन नहीं आते, वजह समझ के बाद यहाँ स्नेल्स लॉ निकालो, फिर यहाँ पर एक फंक्शन आएगा उसका फिर घटाओ, यहाँ पे बनेगा फिर साइन लो, तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकली फंस जाता है। इसलिए डायरेक्ट आपको कोई डेविएशन निकालने को ना पूछ के उस पर कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछता है या ट्रिक वाले पूछता है, वो हम बता रहे हैं। ये बात समझना है, I1 बदलेंगे तो डेविएशन बदलेगा। तो क्या किया गया, मैथ वाले लोगों ने डेविएशन का एक कर्व बनाया, इधर डेविएशन प्लॉट किया, इधर आई प्लॉट किया, कि कितना आई पर कितना डेविएशन होगा उन लोगों ने प्लॉट किया। तो वो कैसे प्लॉट किया ये नहीं जानना हम, बिकॉज वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। हमको फिजिक्स में सिर्फ स्ट्रेट लाइन, बहुत होगा तो पैराबोला, सर्किल इतनी आता है, हम लोग को ट्रायंगल नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव अनदर सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्या, मैथ्स। तो इस सब चीजों को तो ऐसे इनवर्स फंक्शन वहां भी है, पीरियोडिक फंक्शन वहां भी पढ़ते हैं आप। इसलिए हम लोग को मैथ वालों लोगों ने हम लोग को एक ग्राफ बना कर दिया, उनका, और उन्होंने कहा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ग्राफ कुछ ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है भला, तो कौन चीज क्या है, ये सबसे मिनिमम डेविएशन होगा, आई की कुछ वैल्यू है यहाँ पर डी मिनिमम, डी हम लिखते हैं, और फिर ग्राफ कहता है कि एक जैसे डेविएशन डी है तो दो वैल्यू, एक तो यहां मिला और एक कहां मिला, यहां मिला। ध्यान से ग्राफ बनाइएगा, ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि ये जो राइट साइड वाला विंग है थोड़ा कम स्टीप होना चाहिए, उसका स्लोप कम होना, जिसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये दूरी कम दिखी है, दूरी ज्यादा दिखे, मैंने गलती से ज्यादा नहीं बनाया है, वो ऐसा है ही। भाई हम लोगों ने ग्राफ तो नहीं बनाया, बट सही ग्राफ तो जो बना के दिया वो तो जानना चाहिए ना। इसलिए ध्यान से, ये दूरी कम है, दूरी ज्यादा दिखना चाहिए, इसे इसको थोड़ा कम स्ट्रिप बनाइएगा, ये दोनों सिमेट्रिक मत बनाइएगा। तो कहते हैं ये क्या कहा कि एक डेविएशन है, सबसे कम डेविएशन है एक पर्टिकुलर कोई आई होता है, और बाकी डेविएशन दो एंगल्स में, दो इंसिडेंट एंगल के लिए सेम डेविएशन है, उसी में से एक I1 है, उसी में से एक I2 है। ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाना जा रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं नहीं, क्या बोल रहे हैं, बिकॉज क्यों तो ग्राफ से आया है, क्या हमको बताना पड़ेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है,
कह रहा कि इस प्रिज्म में ये I1 I2 देख रहे हैं, दोनों के लिए डेविएशन सेम होता है। कहने का मतलब बालक, मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री निकल के आ गया। एज्यूम करो कि 30 और ये 60 है, तो 30 और 60 दोनों पर सेम डेविएशन आएगा। ये क्या है समझो। देखो बालक 30 पे गिरा है, 30 पे गिरा है तो लाइट कैसे जाना था, ऐसे चली गई, तो ये एंगल डेविएशन आ गया, नहीं डेविएशन आ गया, ये 60 था, ध्यान रखना। अब अगर लाइट को तुम इधर से गिराते तो ठीक वैसे रास्ता रिट्रेस करती। लाइट ऑलवेज रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ठीक जैसे यहां से चल के लाइट यहां पहुंचती है तो इधर से चलेंगे ठीक यहीं पहुंचेगी। तो अगर ये 30 पे गिरा, यहां 60 निकला, तो डेविएशन हमारा डेल्टा हुआ। उल्टा अब इधर से गिराते तो भी यहीं जाता और इतने डेविएशन आता। क्यों ऐसे इतने डेविएशन आता है, ये देखो, देखो ऐसे जाते बालक, ऐसे घूम जाते, तो कहते कि सर इनिशियली हमको जाना था इधर, इधर जाना था, अब फाइनली गए हैं ऐसे, तो कौन सा डेविएशन होता है, ये डेविएशन होता है कि नहीं, ये डेविएशन देखो, ऐसे जाना था और गए हैं ऐसे, डेविएशन होता है। ये अल्टरनेट एंगल है सामने का, इससे सेम आता। इसलिए यहां 30 हो तो 60 पे निकल रहा है, यानी 60 पे गिरेगा तो 30 पे निकलेगा, और दोनों का डेविएशन सेम हो। समझ आया? अच्छा, लेकिन ये तो एक ही दिशा में, ये तो ठीक बात है, बट हम अब नई बात बोलने जा रहे हैं, वो नहीं, थोड़ी और नई बात बोलने जा रहे हैं। क्या? ये सुनो, अगर आप यहाँ 30 पे गिराते हो तो यहाँ 60 पे निकलता है, तो यहाँ पे 60 गिराओ तो यहाँ पर 30 पे गिरेगा। ये हम पहले वाला अलग बात बोल रहे हैं, पहले बोले थे 30 है 60 पे है, जब 60 पे होगा तो 30 पे निकले, ये बोले थे। अब एकदम नया बोल रहे हैं, अगर I1 I2 जो पेयर है 30-60 का, इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, और जब यहाँ 60 होगा तो वहां 30 होगा, यानी यहाँ 30 गिराइए तो वही डेविएशन मिलेगा, और यहीं पर 60 गिराइए तो भी वही डेविएशन मिलेगा। ये बात लिखा गया है। सो जो दो ये पेयर मिलते हैं I1 I2 के, वो दोनों अलग अलग गिराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रिंट दोनों जगह से सेम है, दोनों जगह सिमेट्रिक बात, वही म्यू वही ए, इसलिए इधर से गिराओ तो उधर निकलेगा, उधर से गिराओ तो इधर निकलेगा। तो तुम्हें अगर I1 I2 मिल गया तो एक ही तरफ सोचो बालक, कि I1 पे गिराते हैं तो डेविएशन अगर डेल्टा है तो यहीं पर I2 गिराएंगे तो भी डेविएशन डेल्टा ही होगा। यही ग्राफ बताता है। ओके, और ये मैक्सिमम जो डेविएशन है वो कहां जाके होगा, तो I का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 90 डिग्री। क्या बोलते हो? I इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम क्या हो सकती है, 90 तो हो सकती है। क्यों? ये देखो ना, ये 0 डिग्री इंसिडेंट हुआ, करते करते मैक्सिमम 90 ही तो गिरा सकते हैं आप, इसीलिए वो I 90 होगा। ओके सर, तो क्या होगा, इसका मतलब हम I जो है I 0 होगा तो भी कुछ डेविएशन होगा, I 0 पे डेविएशन होगा, I 0 पे 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि I 0 तो I1 0 तो I2 0 होना जरूरी नहीं है। सो 0 से लेके 90 तक I हमारा वेरी करेगा, I जो है 0 से 90 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो उसी बीच में एक ऐसी एंगल आएगी जहां डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि वो कौन सी एंगल है I जिसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा। तो ग्राफ से साफ साफ समझ आ रहा है कि बाकी जो डेविएशंस हैं उनके लिए दो एंगल है, कौन, I1 I2। अगर I1 I2 एक ही जगह पड़ जाए, दोनों एक ही है, एक ही डेविएशन है, तो एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। तो जहां पर I1 I2 सेम हो जाए, उसका जो डेविएशन होता है वो डेविएशन सबसे मिनिमम होता है। इसलिए हम लोग अब ये बात, अगला बात लिखने जा रहे हैं। लिखा जाए, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन लिखा जाए कि एज the angle of incident is varied, as the angle of incident is varied, the deviation
due to prism also varies. Deviation due to prism varies accordingly. Deviation due to prism varies accordingly. As we vary the angle of incident, deviation due to prism varies accordingly. ठीक है? When I1 and I2 become same, I1 and I2 become same, I1 and I2 become same, the deviation by prism, the deviation by prism becomes minimum. Deviation by prism become minimum. ठीक है? ब्रैकेट में कहां से पता चला? ब्रैकेट में विथ हेल्प ऑफ द ग्राफ. ये प्रूफ नहीं करना है, ये सीधे रिजल्ट यूज करना हो. ये ग्राफ की सहायता से पता चला. लिखा जाए तो क्या कंडीशन हो गया बालक कि I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए. चलो इसको मैं I मान लेता हूं. सेम है तो I मान लेता हूं. यानी लेता हूं से I1 I2 बराबर है तो लेट मी एज्यूम इट एज I. अगर I1 I2 बराबर है तो I1 R2 बराबर होगा, बिकॉज स्नेल्स लॉ दोनों जगह सेम लगेगा. So I1 I2 बराबर हो गया, इसलिए implies that R1 is equal to R2, let it be R, and it will be equal to A by 2. ये समझो. I बराबर है तो R, बिकॉज म्यू सेम है स्नेल्स लॉ के हिसाब से, I1 बराबर R1 बराबर आएगा. तो R1 by R2 के बराबर हो गया, let it be R, and this value will be A by 2. यहाँ तक ऊपर ही जस्ट लिखा हुआ है. R1 R2 मिलके A होता है तो R plus R, 2R is A, so R is A by 2. ठीक है? अच्छा, नाउ अगर ऐसा है तो बालक डेविएशन जो मिनिमम है वो कितना होगा? तो 2I माइनस A होगा. फॉर्मूला डेविएशन का लिख रहे हैं. I1 I2 बराबर है, दोनों I है, तो 2I माइनस A हो गए. ठीक बात है. तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई? dm प्लस a अपॉन 2. सही है? देखो a इधर आया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां से I निकल आया. अब ये I है और ये R है, और हम किसी एक सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं. यहां पर स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं. तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R. वैल्यू पुट किया जाए. साइन I की वैल्यू हो गई साइन dm plus a by 2 is equal to mu sine a by 2. So finally we have mu is equal to sine dm plus a by 2 upon sine a by 2. एक फॉर्मूला बना जिसका आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूफ भी आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा कॉम्पिटिशन्स में. ठीक है? और नोट कर लिए होंगे सब लोग. इसमें कौन चीज क्या है? मिनिमम डेविएशन है प्रिज्म का, ए है प्रिज्म एंगल, और म्यू है उसका क्या? एंगल ऑफ म्यू है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. ठीक है? ये हो गया. तो मिनिमम डेविएशन का केस हो गया जहां पर मिनिमम डेविएशन तब होता है जब ये दोनों एंगल से एकदम सिमेट्रिक हो जाती है. ठीक है? मिनिमम डेविएशन केस हो गया.
जैसे एक इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री, और मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम भी दिया है 60 डिग्री। तो कहा फाइंड म्यू, प्रिज्म का म्यू बताना है। हालांकि सीधे फॉर्मूला से हो जाएगा, कर सकते हैं, ये कभी का आया हुआ क्वेश्चन मैं कर दिया। बोलिए आंसर सीधा लिख देंगे हम लोग, म्यू का फॉर्मूला पुट कर देंगे, म्यू इक्वल टू साइन कितना डी मतलब 60 प्लस ए भी 60/2 अपॉन साइन 60/2, इसलिए हो गया ऊपर हो गया साइन 60, नीचे हो गया साइन 30, इसलिए इसका आंसर हो गया √3, ये हो गया √3। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ मेंस में, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया तो कैसे करेंगे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो निकल जाएगा वाला ये 60 है, ये 60 है, डेविएशन 60 है, सो 2i इक्वल टू 120, आई भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ मिनिमम डेविएशन का। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है। दूसरा है मैक्सिमम डेविएशन। तो ग्राफ से ही मैक्सिमम डेविएशन पता चल रहा है, देख रहे हो ये मिनिमम है। जैसे पहले आई बढ़ाओगे तो डेविएशन घट रहा है, पहले आई बढ़ाने से डेविएशन घट रहा है नहीं, और एक वक्त है जब आई मिनिमम पे आ जा रहा है डेविएशन, और फिर आई डेविएशन बढ़ना चालू हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन किस पे हो रहा है 90 डिग्री पर, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम डेविएशन तब होता है जब I1 कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं इसको कि ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ तब 90 कब होगा, देखा ना, जब ऐसे लाइट गिरेगा तब ना 90 कहलाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस, तब जाकर मैक्सिमम डेविएशन होगा। I1 वाला का अगर 90 हो गया तो R1 हो जाएगा IC, R1 हो जाएगा IC। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ऐसे हो कैसे हुआ, ऐसे हुआ ना, ऐसे लाइट ग्रेज कर 90 डिग्री, यही तो हुआ 90 डिग्री। तो अगर लाइट ऐसे जाके मान से निकल जाती है अगर, तो ये एंगल IC नहीं होगा, IC, बिकॉज ये ग्रेज है, इधर से जाके इधर जाते ऐसे आके वापस ग्रेज करती ना, इसलिए IC होगा। इसलिए R2 कितना हो जाएगा A माइनस IC, बिकॉज हम जानते हैं R1 R2 जो है A होता है, तो R1 अगर IC है तो R2 A माइनस IC हो जाएगा। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से I2 निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं ना। यहां पर दूसरे सरफेस पर R2 पता है, I2 निकालना, तो I2 निकल गया, तो क्या I1 90 है, I2 निकल गया, A आपका प्रिज्म एंगल दिया रहेगा, तो यहां से मैक्सिमम डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन खास नहीं आते, मेन ये वाला आता है, इसलिए हमने प्रूफ भी कर दिया। तो दो केस आपने पढ़ लिया, मिनिमम डेविएशन में I1 I2 बराबर होना चाहिए, और मैक्सिमम डेविएशन के लिए I1 इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक बात है। अब एक लास्ट बात, प्रिज्म में एक लास्ट बात, ये हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। एक बात और देखिए, जैसे अगर कोई प्रिज्म है ऐसा और हमने लाइट इस पे ग्रेजिंग गिराया है, नहीं आप हम जो पूछ रहे हो बताइए पहले,
कि एक लाइट है, ऐसे लाइट ऐसे गिरा, ठीक है, और फिर ऐसे अंदर गया और इस पे ग्रेज किया, ऐसा ग्रेज किया, ये आई हो गया, ये आई एंगल है बालक, ये कुछ प्रिज्म एंगल ए है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसके हिसाब से बताइए कि अगर मैं यहां पर जो आई है बढ़ाऊं तो क्या होगा, आई बढ़ाने से क्या होगा, या इस आई पे ग्रेज कर रहा है तो आई बढ़ाने से लाइट बाहर निकल जाएगा कि अंदर लौट आएगा, सोचिए सब लोग सोच के बताइए। क्वेश्चन ये है मेरा कि इस आई पे डालने से लाइट ग्रेज किया तो आई बढ़ा देने से ये लाइट वापस लौट आएगा कि पार कर जाएगा, इस पे आपका जवाब क्या है बताइए। चलिए तो कुछ सोचे होंगे, देखें जरा क्या सोचे आप। ऐसा है कि अभी ये है कितना, आईसी है, ये आईसी एंगल है अभी। अब अगर आई बढ़ाओगे बालक, आई बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा, आई बढ़ाने से R1 बढ़ेगा, और इन दोनों का सम जानते हो कितना होता है, ए होता है। तो अगर R1 बढ़ाओगे तो R2 घटेगा, क्योंकि R1 R2 का सम तो कांस्टेंट है। तो आई बढ़ाने से R1 बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब इस पे तो ये आईसी था, अब एंगल जो है आईसी से कम पे गिरेगा, और लाइट जब आईसी से कम पे गिरता है तो क्या होता है, बोलिए, आईसी से कम पे गिरता है तो बाहर चले जाता है, लौटता कब है, जब आईसी से ज्यादा पे गिरता है, नहीं, जब इंसिडेंट एंगल आईसी से ज्यादा होता है तब लौटता है, कम होता तो पार कर जाता है। यानी इससे ज्यादा कर, अगर इसको नीचे इधर बढ़ाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, अब कम करेंगे तो वापस आ जाएगा, कम कम पे वापस क्यों आएगा, एक बार बात किया जाए। आइए आई है, अगर हम इस आई को कम करेंगे तो ये R1 कम होगा, इसलिए यहाँ का एंगल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मतलब आईसी से ज्यादा हो जाएगा, और आईसी से ज्यादा होगा तो ये लाइट यहाँ से लौट आएगी। तो अगर ये एंगल, ये रे ग्रेज कर रही है तो इसके ज्यादा वाली, इससे ज्यादा वाली क्या करेंगी, पार करेंगी, इससे कम वाली क्या करेंगी, लौट आएंगी। फिर से अगर ये रे ग्रेज कर रही है तो इससे जो कम एंगल पे गिरेंगी वो क्या करेंगी, लौट आएंगे। ये तो समझ में आया। अब देखो, अब मेरा एक बात सब लोग बताओ, अगर एक प्रिज्म में मैं आपसे कहूं कि ये ग्रेजिंग लाइट गिरा और ये लाइट भी क्या हुआ, ग्रेज कर गया, निकलते भी ग्रेज कर गया, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, तो इससे बड़ी कोई इंसिडेंट एंगल नहीं होती, इसलिए जो होगा क्या होगा, इससे कम आएगा, अब कम आएगा तो क्या होगा, लौट आएगा। बात हुआ है ना कि इससे कम करो तो लौट आएगा, तो जो आई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 90, तो कोई भी ये खुद ग्रेज कर गई है, तो कि इससे कोई भी दूसरी रे लोगे वो क्या होगी, लौट आएगी। यानी अगर ऐसा हो गया तो कोई भी इंसिडेंट रे इस प्रिज्म से बाहर नहीं जा पाएगी। फिर ये प्रिज्म के अंदर व्यवहार कैसे करेगा, लाइट बाहर ही नहीं, तो लौट आएगी तो मिरर जैसा हो जाएगा बालक, तो इसको बोलते हैं नो इमर्जेंस। जरा रुक जाना, अभी बात कर लेने दो मेरे को बालक, ये एंगल कितना हुआ, आईसी हुआ, और ये भी कितना हुआ, आईसी हुआ, यानी 2 आईसी किसके बराबर हुआ, ए के बराबर हुआ। अब क्या होगा कि 2 आईसी ए के बराबर हो गया, अब क्या होगा, अगर अगर यहां पर हम ए बढ़ा, अब 2 आईसी को ए हो गया, अब क्या होगा कि अगर हम कहते हैं 90, अभी इस स्थिति में तो ऐसा हो रहा है, इसमें इक्वलिटी, ये जो कंडीशन बना होगा वो इक्वलिटी पे है, दोनों आई बराबर है तब ए के बराबर हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। इससे कम आई गिरेगा तो क्या होगा, लौट आ रहा है। अब आपसे ये कहा जाए कि
ये जो प्रिज्म एंगल है वो थोड़ा और बढ़ा दे तो क्या होगा? प्रिज्म एंगल थोड़ा बढ़ा दे तो क्या होगा, सोचो। अगर प्रिज्म एंगल ऐसा है तो फिर तो सब बढ़िया है, 2i इक्वल ए पे जस्ट जाके जस्ट ग्रेज कर जा रहा है। जैसे एक डाटा लेते हैं, आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो डाटा ले लेते हैं, ये म्यू 2 ले लीजिए, म्यू की वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है, और ए की वैल्यू ले लीजिए 60 डिग्री। बोले क्या होगा? म्यू इक्वल 2 ले लीजिए और ये 60 डिग्री, मतलब म्यू इक्वल 2 का एक 60 डिग्री का प्रिज्म ले लीजिए, तो क्या होगा? म्यू 2 है तो एक, तो साइन आईसी कितना होगा? साइन आईसी होता है 1 बाई म्यू, साइन आईसी इक्वल 1 बाई 2, आईसी कितना हो? 30 डिग्री हो गया। देख लीजिए 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। तो अगर एक 60 डिग्री का प्रिज्म लिया जाए जिसका म्यू 2 हो, उसमें यही स्थिति होगा, जो ये रे ग्रेज करेगी, बाकी सभी रे जाके यहां से लौट वापस आ जाएगी। अब मान लो बालक म्यू थोड़ा ज्यादा ले लिया, 2 म्यू जो है 2 से थोड़ा, ए 60 की जगह 70 ले लिया, ए 60 की जगह 70 ले लिया, तो सोचो क्या होगा? देखो तो ये म्यू 2 तो 30 डिग्री था, ये 70 तो ये 40, ये 30 था ना, म्यू 2 ले रहे हैं, म्यू 2 है और ए अपने ले रहे हैं 70, तो ये कितना है 30। अब ये 30 तो कितना हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा, ये हो गया 40, ये 40 हो गया, तब क्या होगा? 40 होगा तब क्या होगा? ये लौट आएगा। फिर से क्या था? अगर म्यू 2IC को ए ले लेंगे अगर, तो ये रे ग्रेज करेगी, कोई भी रे बाहर निकल लौट आएगी। ये रे क्या कर रही है? ग्रेज करती थी, लेकिन अगर ए इससे भी ज्यादा ले लें तो ये रे भी क्या करेगी? लौट आएगी। ये भी रे लौट आएगी। तो क्या और कोई लौट आएगी? इसी स्थिति में तो ये वाली रे सब बाहर न जाके, इस स्थिति में जो रे यहाँ गिरती सब लौट आती थी, यही बस बेचारी ग्रेज कर पाती थी। अगर ए इससे भी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये रे भी अंदर आ जाएगी। यानी अगर ए बड़ा हो जाए किससे? 2IC से, तो कहता है नो इमरजेंस होगा, नो इमरजेंस। इस प्रिज्म से कोई भी रे बाहर निकल नहीं सकती। अगर ए 2IC से ज्यादा ले लिया जाए तो इसमें से कोई भी रे बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए क्या हो गया? इसलिए ये नहीं हुआ कि कल को आपको कांच दे दिया जाए, लीजिए इसे प्रिज्म बनाइए, म्यू 2 दे दिया, आपने उसको काट के 70 डिग्री का प्रिज्म बना के दे दिया, वो बेकार प्रिज्म होगी, उसमें से लाइट बाहर ही नहीं आएगी, तो प्रिज्म ही नहीं हुआ। इसलिए उल्टा रटते हैं, ये नहीं हम रटने जा रहे हैं कि कोई एक सिस्टम को प्रिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? जो ए है लेस देन और इक्वलिटी ले लेते हैं 2IC होना चाहिए। भाई इक्वलिटी भी हालत तो हो ही जाएगा ना, इसको तो रिफ्रैक्शन ही कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है ना कम से कम। सो फॉर ए सिस्टम टू बिहेव एज ए प्रिज्म, ए शुड बी लेस देन और इक्वल क्या? 2IC। सो आप ये नोट बना लीजिए, इतना नोट बनाइए और यहां लिखिए कंडीशन फॉर मिनिमम डिवीजन था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिवीजन, यहां लिखिएगा कंडीशन फॉर system to behave as a prism, for condition for a system to behave as a prism। और ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बना के यही आपका कंडीशन हो गया कि a should be less than equal to 2IC, a should be less than equal to 2IC। ठीक है, तो इसको एक बार, ये तो आसान था, प्रूफ हो गया। मैक्सिमम डिवीजन में आसान था, I90 हो गया। इस थोड़ा मुश्किल है, तो जितना बात बोले उसको फिर से पॉज करके फिर से सुनिए, एक बार दो बार सुनेंगे बात समझ में आ जाएगा। इस सिस्टम को प्रिज्म बनने के लिए जरूरी है इसका प्रिज्म एंगल जो है 2IC से कम हो, तभी जाकर उसमें से लाइट बाहर निकलेगी, नहीं तो जब लाइट जाकर वापस ही आएगा तो प्रिज्म कैसा रहेगा? तो मिरर की तरह काम कर लेगा। इसलिए ये याद रखेंगे। इसके आगे हम लोग प्रिज्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।